गुड मॉर्निंग डियर नर्सिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सूर्या लेक्चर्स में। बच्चों, कल हमने पार्ट फर्स्ट में बात की थी बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया के बारे में, जिसमें हम लोगों ने ये देखा क्या डेफिनेशन होता है, प्रोस्टेट के क्या क्या काम होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा उसकी पैथोफिजियोलॉजी में हम लोगों ने देखा इटियोलॉजिकल जितने भी फैक्टर्स हैं उनके कारण क्या हो रहा है, हाइपरप्लेसिया हो रहा है किसका, प्रोस्टेट ग्लैंड का, जिसकी वजह से वो यूरेथ्रा को क्या करता है, कंप्रेस कर देता है और कुछ टाइम बाद उसको ब्लॉक कर देता है। दूसरा वो क्या करता है, अपवर्ड प्रेशर देता है किसको, ब्लैडर को। ठीक, हमने साइन एंड सिम्टम्स उसके पढ़े, हमने रिस्क फैक्टर्स पढ़े। आज हम लोग उसको पढ़ेंगे मेडिकल और सर्जिकल मैनेजमेंट में। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या इमीडिएट मैनेजमेंट हम लोग करेंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या सर्जिकल मैनेजमेंट रखेंगे, तो इसी को आज हम लोग क्या करेंगे, इस लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो अच्छे स्टार्ट करते हैं। पहले मैनेजमेंट। देखिए बच्चों, पहला जो मैनेजमेंट है वो हम लोग क्या करते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं। देखिए मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करना है, देखिए मेडिकल मैनेजमेंट कुछ चीजों पे डिपेंड करता है। देखिए द ट्रीटमेंट प्लान डिपेंड्स ऑन द कॉज। सबसे पहले ये क्या इस पे डिपेंड करेगा, कॉज पे। कॉज पे कैसे कि समझ लीजिए किसी को एजिंग के कारण बीपीएच हुआ है, या फिर किसी को टेस्टोस्टेरोन लेवल के इम्बैलेंस के कारण क्या हुआ है, बीपीएच हुआ है, तो वो पहले उस पर डिपेंड करेगा, मैनेजमेंट कॉज पे डिपेंड करेगा। दूसरा करेगा सीवियरिटी ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, मैंने आपको कल बताया था बच्चों कि क्या होता है, ब्लैडर के बेस में क्या होता है, हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, और प्रोस्टेट ग्लैंड के मिडिल से क्या जाता है, रैप करके रखता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा को रैप कौन करके रखता है, बिल्कुल प्रोस्टेट ग्लैंड रैप करके रखती है। अब प्रोस्टेट ग्लैंड जब क्या होता है, हाइपरट्रॉफी हो जाती है, इसकी हाइपरप्लेजिया हो जाता है, हाइपरट्रॉफी होती है, तो ये क्या करता है, ये यूरेथ्रा को इनवर्ट क्या करता है, कंप्रेस करता है, और ब्लैडर को अपवर्ड कंप्रेस करता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो यूरेथ्रा जो होता है वो क्या होता है, ये क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक होने की वजह से जो यूरिन होता है वो क्या होता है, पास आउट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये सिवियरिटी ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन पे भी डिपेंड करता है। एंड द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, ट्रीटमेंट मेजर इंक्लूड द फॉलोइंग। आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, यूरिन पेशेंट का ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है, यूरिन क्या हुआ, पेशेंट का ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है। ठीक है, क्योंकि यूरेथ्रा ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है। अब यूरिन को बाहर निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इमीडिएट कैथेटराइजेशन कर सकते हैं। क्या करते हैं, इमीडिएट कैथेटराइजेशन करते हैं। कैथेटराइजेशन मतलब क्या होता है, एक सिलिकॉन की पाइप होती है, पाइप ही उसे कहेंगे, वैसे दूसरे लैंग्वेज में कैथेटर कहते हैं, लेकिन उसे आम भाषा में समझिए तो एक पाइप उसे कहेंगे। तो कैथेटर को क्या करते हैं, यूरेथ्रा से क्या करते हैं, उसे क्या करते हैं, यूरेथ्रा से इंसर्ट करते हैं, कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ठीक है, और यूरिनरी ब्लैडर से क्या ड्रेन आउट करते हैं, यूरिन को ड्रेन आउट करते हैं। ठीक है, तो इमीडिएट कैथेटराइजेशन हमको क्या करना है, पेशेंट का करना है। ठीक है, दूसरा क्या है इसमें, देखिए अ सुप्राप्यूबिक सिस्टोटोमी इज समटाइम नेसेसरी। ठीक है, अब देखिए बच्चों, सुप्राप्यूबिक में क्या करते हैं हम लोग, इसको जो हम लोग कहते हैं सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन भी कहते हैं। सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, एक जो हमारा जो ब्लैडर होता है, ये ब्लैडर है। ठीक है, ऊपर हमारा एम्बलिकस है, तो एम्बलिकस से थोड़ा सा नीचे इंफ्रा एम्बलिकस जो पार्ट होता है, क्या कहते हैं, जैसे इंफ्रा एम्बलिकस पार्ट जो होता है, इंफ्रा एम्बलिकस, यहाँ पे क्या करते हैं, इंसिजन देते हैं, एक कट लगाते हैं। ठीक है, इंसिजन देने के बाद क्या करते हैं, यहाँ से जो डायरेक्ट जो कैथेटर है उसे क्या करते हैं, ब्लैडर में इंसर्ट करते हैं। ठीक है, ब्लैडर में डायरेक्टली इंसर्ट करने से क्या होगा, वहां से यूरिन को हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसीजर को कहते हैं सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन। ठीक है, सुप्राप्यूबिक क्यों कहा गया है, क्योंकि जहां पे बोन होता है, प्यूबिस जो बोन होती है, देखिए पैल्विक की जो बोन होती है, यहाँ पे जो प्यूबिस होती है, सिम्फाइसिस प्यूबिस इसे कहते हैं, तो सिम्फाइसिस प्यूबिस के बिल्कुल ऊपर की तरफ क्या करते हैं, इस इंसिजन को लगाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इसे क्या कहा जाता है, सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन कहा जाता है। ठीक है, वॉचफुल वेटिंग टू मॉनिटर डिजीज प्रोग्रेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों,
अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट में हमने पहले बात करी इमीडिएट मैनेजमेंट की। इमीडिएट मैनेजमेंट में हमने क्या करा, सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन हम लोग कर सकते हैं या यूरिनरी कैथेटराइजेशन हम लोग कर सकते हैं थ्रू यूरेथ्रा, या उसे कह सकते हैं यूरेथ्रल कैथेटराइजेशन, और दूसरा हम लोग कह सकते हैं सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन। बात करते हैं अब हम लोग फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग अल्फा ब्लॉकर्स देते हैं, ठीक है। अल्फा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, देखिए अल्फा ब्लॉकर्स, दीज मेडिसिन रिलैक्स ब्लैडर एंड नेक मसल्स एंड मसल फाइबर ऑफ द प्रोस्टेट, ठीक है, मेकिंग यूरिनेशन इजियर, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है कि देखिए जो अल्फा ब्लॉकर्स होते हैं, ठीक है, अल्फा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, जो नॉन एपिनेफ्रिन होता है, क्या होता है, नॉन एपिनेफ्रिन होता है, उसको क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं, ठीक है। याद रखें, नॉन एपिनेफ्रिन को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो जो ब्लैडर की जो मसल्स होती हैं वो क्या करती है, वो क्या हो जाती हैं, रिलैक्स हो जाती हैं। देखिए और अच्छे से समझते हैं। देखिए बच्चों इसमें होता क्या है, देखिए हम लोग पैथोफिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं कि हम लोग अल्फा अल्फा ब्लॉकर्स देते हैं, अल्फा ब्लॉकर्स, अल्फा ब्लॉकर्स हम लोग देते हैं किसमें, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया में। क्यों देते हैं, देखिए इसका कारण है, देखिए एपिनेफ्रिन जो होता है, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं किसको, मसल कॉन्ट्रैक्शन को। और मसल कॉन्ट्रैक्शन को जब ये लोग स्टिमुलेट करते हैं तो उस थ्रू किसके करते हैं, अल्फा एड्रेनो रिसेप्टर, ठीक है। ये क्या होता है, प्रोटीन होता है अल्फा एडेनो रिसेप्टर, इसके कारण ये क्या करता है, मसल एपिनेफ्रिन क्या करवाता है, मसल को कॉन्टैक्ट करवाता है, किसके कारण, किसके प्रोटीन के कारण, अल्फा एडेनो रिसेप्टर के कारण क्या कराता है, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, ठीक है। अब ये अल्फा जो ब्लॉकर है ये क्या कर देगा, इसको ब्लॉक कर देगा, इसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। तो एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन क्या नहीं कर पाएंगे, मसल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। अब जब ये मसल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे तो मसल क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है, ठीक। अब जब मसल रिलैक्स हो जाएगी तो क्या होगा, पेशेंट को क्या फील होगा, रिलीफ फील होगा, ठीक है, क्योंकि उसकी जो यूरेथ्रल की जो मसल्स हैं तो वो क्या हो जाएगी, जब क्या हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी, जब रिलैक्स हो जाएगी तो उसके कारण वो अच्छे से क्या कर पाएगा, यूरिनेशन कर पाएगा, ठीक है। तो ये पैथोफिजियोलॉजी जो है, क्यों हम लोग अल्फा ब्लॉकर्स जो है हम लोग बीपीएच में देते हैं। होप आपको ये पैथोफिजियोलॉजी समझ में आई होगी। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ इन्होंने देखिए नाम भी, देखिए कुछ नाम देखिए अल्फा ब्लॉकर्स के लिखे हुए हैं, बीच इसको अल्फुजोसिन, ठीक है, डॉक्साजोसिन, ठीक है, ये सब जो, और सिल्सोडिन, ये सारी जो जो दवाइयां हैं, मेडिसिन है, ये हम लोग यूज करते हैं बीपीएच में। और ये क्या है, ये सारे क्या हैं, अल्फा ब्लॉकर्स हैं। और ये क्या करते हैं, अल्फा एडेनो रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं और क्या करते हैं, मसल को रिलैक्स करते हैं, ठीक। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे चलते हैं।
देखिए बच्चों, दूसरा बात जो हम लोग की थी 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर। ठीक है, मैंने आपको उस पहली जो क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन किसमें कन्वर्ट होता है, ड्राई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और ये ड्राई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, ये ड्राई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ग्लैंड के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, यहां तक मैंने आपको बताया था। ठीक है, और इसको जो इसमें जो एंजाइम काम करता है उसका नाम होता है 5 अल्फा रिडक्टेज। ठीक, क्या बताया था बच्चों, टेस्टोस्टेरोन जो होता है, जैसे आप माने कि एजिंग के साथ जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे टेस्टोस्टेरोन का लेवल क्या होता है बॉडी में डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, डिक्रीज होने लगता है तो जो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन होता है जो कि टेस्टोस्टेरोन से कन्वर्ट होके बनता है, ठीक है, उसको डीएचटी भी बोलते हैं, डीएचटी। ठीक है, तो ये डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन क्या करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ये तो एक नॉर्मल फंक्शन है, लेकिन जैसे जैसे मरीज की जैसे जैसे एज जैसे जैसे बढ़ती है, एजिंग जो कॉज होता है, एज में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, और टेस्टोस्टेरोन लेवल डिक्रीज होने के कारण क्या होता है, जो ये 5 अल्फा रिडक्टेज होता है जो कन्वर्ट करता है टेस्टोस्टेरोन को डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में, इसकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसकी एक्टिविटी इंक्रीज होती है तो प्रोस्टेट ग्लैंड का डेवलपमेंट ज्यादा होता है, तो ज्यादा होने के कारण क्या होता है, उसमें हाइपरट्रॉफी हो जाती है। ठीक, तो ये जो मेडिसिन जो हम लोग सेकंड जो क्लास पढ़ी है, तो ये 5 अल्फा रिडक्टेज है, ब्लॉक कर देता है। जब ये इसको ब्लॉक कर देगा, बीच में 5 अल्फा रिडक्टेज को ब्लॉक कर देगा, तो टेस्टोस्टेरोन डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, जिसके कारण जो प्रोस्टेट ग्लैंड का एंजाइमेंट है वो नहीं होगा। तो होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। इसके 2-3 जो मेडिसिन हैं देख लेते हैं। ठीक, these medicines shrink prostate by preventing hormone changes that cause prostate growth। ये अभी मैंने आपको समझाया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कॉम्बिनेशन थेरेपी भी क्या करते हैं, डॉक्टर्स देते हैं, जिसमें अल्फा ब्लॉकर और 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर जो है दोनों को पेशेंट को साथ में दिया जाता है। ठीक है, जिसका एग्जांपल यहाँ पे है एडेलाफिल। देखिए बच्चों, अब दूसरी जो हम लोग बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की करते हैं। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हम लोगों ने क्या चीज पढ़ी, 2 क्लास के ड्रग हम लोगों ने पढ़ी। पहले हमने पढ़ी 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, दूसरा हमने अल्फा इनहिबिटर्स पढ़े, और मैंने आपको ये भी बताया कि कैसे इसका मोड ऑफ एक्शन होता है। ठीक है, अब बात आती है बच्चों सर्जिकल मैनेजमेंट की। देखिए, तो सर्जिकल मैनेजमेंट में जो पहला मैनेजमेंट है, इसमें 2 होते हैं बच्चों। देखिए, एक होता है मिनिमल इन्वेजिव थेरेपी, यानी जो एक मिनिमल मतलब कि समझे तो जो इन्वेसिव नहीं है। ठीक, इन्वेसिव जो है लेकिन क्या है, मिनिमल है। देखिए, है लेकिन क्या है, मिनिमल है, मिनिमल इन्वेजिव थेरेपी। और एक है इन्वेजिव थेरेपी। इन्वेजिव और नॉन इन्वेसिव मतलब जो बॉडी के अंदर जो प्रोसीजर हम लोग करते हैं, इन्वेसिव जो प्रोसीजर्स होते हैं तो वो इन्वेसिव थेरेपी में होता है। और मिनिमली मतलब समझिए कि कुछ अब हम लोग अंदर तो काम कर रहे हैं, इन्वेसिव वो प्रोसीजर है लेकिन वो पूरा इन्वेसिव नहीं है, तो इसके लिए इसको क्या टर्म दिया गया, मिनिमली इन्वेसिव थेरेपी। तो पहले हम लोग बात करेंगे मिनिमल इन्वेसिव थेरेपी में। देखिए, पहला देखिए ट्रांसयूरेथ्रल माइक्रोवेव थेरेपी। क्या बोला मैंने, ट्रांसयूरेथ्रल माइक्रोवेव थेरेपी। देखिए, इसमें क्या होता है, ट्रांसयूरेथ्रल माइक्रोवेव थेरेपी इज एन आउटपेशेंट प्रोसीजर that involves the delivery of microwaves directly to the prostate through a transurethral probe to raise the temperature of the prostate tissue to about 113 degree Fahrenheit. Heat causes death of the tissue that involves in the obstruction। देखिए, इसको फिगर से समझते हैं। देखिए, प्रोसीजर है ट्रांसयूरेथ्रल माइक्रोवेव थेरेपी। ठीक है, ट्रांसयूरेथ्रल माइक्रोवेव थेरेपी में क्या होता है, एक
लेजर एक गाइडेड जो है कैथेटर हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं थ्रू यूरेथ्रा। ठीक, यूरेथ्रा में यहाँ पे देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड जो है यहाँ पे है, जिसका क्या हुआ है, इनलार्जमेंट हुआ है, और इसने क्या करा है, यूरेथ्रा को ब्लॉक किया है। यहाँ तक आपको समझ में आया है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, थर्मोकैथ कैथेटर होता है। क्या बोला मैंने, थर्मोकैथ कैथेटर होता है, जो हम लोग यूरेथ्रा से अंदर इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के बाद इस कैथेटर से क्या निकलती है, हीट निकलती है। इस कैथेटर से क्या निकलती है, हीट निकलती है, और ये हीट के कारण क्या होता है, यहाँ पे जो प्रोस्टेट ग्लैंड की जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डेथ हो जाती है। क्योंकि यानी हीट के कारण, माइक्रोवेव हीट जिसे कहेंगे, उसके कारण वहाँ पे जो सेल्स हैं, एबनॉर्मल सेल्स भी कह सकते हैं, जो ग्रोथ हुआ है वो सेल्स क्या होते हैं, डेथ हो जाती है, टिश्यू डेथ हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसीजर को हम लोग इस जैसे जैसे डेथ होते रहते हैं तो उसको इनको जो है आउट कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें आउट करने का तो नहीं, लेकिन इसमें जो पार्ट जो है उसको, उनके जो सेल्स हैं उनको क्या किया जाता है, डेथ किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसयूरेथ्रल माइक्रोवेव थेरेपी। ठीक है, माइक्रोवेव क्यों लिखा गया, क्योंकि इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक माइक्रो हीट देते हैं। ठीक है बच्चों, हीट देते हैं। ठीक है, इसमें लिखा है द हीट कॉजेज डेथ ऑफ द टिश्यू थस रिलीविंग द ऑब्स्ट्रक्शन। समझ में आया। एक हम लोगों ने क्या किया है, एक ट्रांसयूरेथ्रली एक माइक्रोवेव थेरेपी है, जिसमें हम लोगों ने प्रोब इंसर्ट किया है, और वो प्रोब क्या क्या करेगा, हीट करेगा। ठीक है, वो गर्म होगा, तो वो हीटिंग से क्या होगा, जो आसपास जो प्रोस्टेट की जो सेल्स हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएंगी, डेथ ऑफ द टिश्यू वो कॉज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, दूसरा जो प्रोसीजर है उसका नाम है ट्रांसयूरेथ्रल नीडल एब्लेशन। ट्रांसयूरेथ्रल नीडल एब्लेशन, देखिए अब इसमें क्या करते हैं, ट्रांसयूरेथ्रल नीडल एब्लेशन इज अनदर प्रोसीजर दैट इंक्रीज द टेम्परेचर। ठीक है, ये इसमें भी टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, उसमें भी टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा था, टेम्परेचर ऑफ द प्रोस्टेट टिश्यू। ठीक, सेम है, thus causing localized necrosis। नेक्रोसिस मतलब क्या होता है, टिश्यू जब डेथ हो जाता है तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, नेक्रोस कहते हैं। ठीक है, ट्यूना बोलते हैं, ट्यूना इसको नाम दिया गया, डिफर फ्रॉम TUMNT। ठीक है, in that low wave radio frequency is used to heat the prostate. Only prostate tissue in direct contact with the needle is affected, thus allowing greater precision in removal of the target tissue। देखिए फिगर से इसको जानेंगे। देखिए जो हमने माइक्रो हीट वाला जो प्रोसीजर हमने पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि हम प्रोब डालते हैं, जिसके कारण उस प्रोब का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो आसपास के जो प्रोस्टेट जो सेल्स हैं वो उनका क्या होता है, नेक्रोसिस या डेथ हो जाती है। ठीक है, दूसरा वाला भी सेम प्रोसीजर ये ऐसा ही है। ठीक है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसमें जैसे आपने प्रोब को इंसर्ट किया, प्रोब के साथ क्या होता है, एक निडल भी इंसर्ट होती है। समझ गए, एंडोस्कोप के थ्रू आपने प्रोब को अंदर डाला। ठीक है, तो इसमें एक निडल होती है, तो ये निडल में क्या होता है, हीटिंग होती है, ये हीटिंग निडल होती है, हीटिंग निडल। ठीक है, इसमें निडल होती है। अब ये निडल क्या करती है, स्पेसिफिक एरिया को क्या करती है, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण आसपास के जो सेल्स होगी ये डेथ हो जाएगी। ठीक है, और सेल डेथ होने के यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल डेथ हो जाएगी। सेल डेथ होने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगा। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर माइक्रो हीट में भी होता है, लेकिन वहाँ पे हम लोग निडल का यूज नहीं करते हैं। वहाँ पे डायरेक्टली जैसे प्रोब है तो यहाँ से टेम्परेचर इसका इंक्रीज होगा तो आसपास की जो सेल डेथ हो जाएगी। लेकिन इसमें स्पेसिफिक हम लोग क्या कर रहे हैं, निडल का यूज कर रहे हैं, तो निडल को क्या करें, स्पेशल एक जगह पे क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं निडल को। ठीक है, और ये क्या है, ज्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बात करते हैं इन्वेसिव थेरेपी की, यानी सर्जरी की। और सर्जरी में जो सबसे पहला एक ही जो काफी जो डॉक्टर्स यूज करते हैं सर्जरी को, काफी जो तो वो है TURP। क्या बोला मैंने, TURP। उसके बारे में देखिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट में। देखिए TURP के फुल फॉर्म होते हैं ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट। ठीक है, ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट इज द सर्जिकल प्रोसीजर इन्वॉल्विंग द रिमूवल ऑफ प्रोस्टेट टिश्यू
ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रोस्टेट टिश्यू को हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं यूजिंग अ रेक्टोस्कोप इंसर्टेड थ्रू द यूरेथ्रा। ठीक है, अब आगे फिगर से इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है बच्चों, देखें देखिए हम लोग बात कर रहे हैं TURP की, ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, उसके हम लोग बात कर रहे हैं। आखिर इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है बच्चों, ये पूरा एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है, इन्वेसिव सर्जिकल प्रोसीजर होता है। थ्रू यूरेथ्रा एक रेक्टोस्कोप नाम का एक स्कोप होता है, रेक्टोस्कोप इसको कहा जाता है, इसको यूरेथ्रा के थ्रू इंसर्ट किया जाता है। ठीक समझे, यूरेथ्रा के थ्रू इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर जो एक्सेस टिश्यू होते हैं, पूरा टिश्यू नहीं बच्चों, एक्सेस टिश्यू, सिर्फ एक्सेस टिश्यू को क्या करता है, ये रिमूव करता है। ठीक है, सर्जिकल इसको क्या करता है, आसपास का जो टिश्यू होता है उसको क्या करता है, टिश्यू को रिमूव करता है। यहाँ पे भी है, तो ये आसपास के टिश्यू को क्या करता है, रिमूव करता है। प्रोस्टेट के पूरा नहीं करेगा, सिर्फ आसपास के जो एब्नॉर्मल ग्रोथ हुई है उसको क्या करेगा, रिमूव करता है। रिमूव करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे जो यूरेथ्रा है ये क्या होता है, ओपन हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रोसीजर को हम लोग क्या कहते हैं, TURP कहते हैं। ठीक है, होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। TURP has a long been considered the gold standard for surgical treatment of obstructing BPH. Although these procedure remains the most common operation performed, the remember of TURP procedure done in recent year has declined due to the development of less aggressive technology. Under the देखिए TURP is performed under the spinal or general anesthesia, ठीक है, and requires 1 to 2 day hospital stay. A rectoscope is inserted through the urethra to exercise and castrate obstructing prostate tissue. ये मैंने आपको फिगर में समझा दिया। ठीक है, अब बच्चों बात आती है, देखिए इसमें कैथेटर इंसर्ट किया जाता है, 3-वे कैथेटर इसे कहते हैं, लास्ट 3-वे इनवेलिंग कैथेटर इसको बोला जाता है। देखिए इसमें 3-वे क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखिए इसमें बेसिकली ये जो 3-वे जो कैथेटर होता है, तीन 3-वे जो कैथेटर होता है, तो बच्चों इसमें क्या क्या होता है, देखिए पहला तो जो पॉइंट है, पहला जो पॉइंट है, तो इससे हम लोग क्या करते हैं, कैथेटर में क्या करते हैं, जो कैथेटर का बलून होता है उसको हमको बलून को हम लोग क्या करते हैं, जो बलून को हम लोग को जो डिस्टिल वाटर हम लोगों को जो इंसर्ट करना होता है, तो एक पोर्ट हम लोग काम में लेते हैं डिस्टिल वाटर को इंसर्ट करने के लिए, यानी बलून को इन्फ्लेट करने के लिए। ठीक है, तो एक पोर्ट हम लोग किस लिए यूज करते हैं, बलून को इन्फ्लेट करने के लिए। ठीक है, दूसरा हम लोग करते हैं इरिगेशन के लिए। देखिए इरिगेशन में एक इरिगेशन जो होता है, इरिगेशन से क्या होता है, देखिए इस पोर्ट से क्या होता है, ऊपर जो नॉर्मल सलाइन जो काफी सारा होता है, वो हर कुछ मिनट में ड्रॉप जो है कंटिन्यूसली फ्लो करता है इस पोर्ट के अंदर। ठीक है, इस पोर्ट के अंदर जाके अंदर वो पूरा क्लीन करता है। क्लीन करने के बाद वो क्या होता है, जो नॉर्मल सलाइन जो हम लोग इरिगेट कर रहे हैं उससे क्या होता है, ये आउट होता है। आउट किसमें होता है, यूरोबैग में। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ट्राइवे कैथेटर यूज करते हैं, जिसमें 3 पोर्ट होते हैं। एक पोर्ट हम लोग बलून को इन्फ्लेट करने के लिए यूज करते हैं, दूसरा हम लोग क्या करते हैं, जो TURP में जो हम लोग ताकि अंदर क्या है, क्लॉट ना जमे। इसका जो बेसिकली जो प्रिंसिपल जिसके लिए हम लोग यूज करते हैं वो होता है क्लॉट ना जमे अंदर। तो ये क्या, दूसरा क्या होता है, जो इरिगेशन होता है, NS का जो नॉर्मल सलाइन से क्या होता है, इरिगेट होता रहता है। तो एक पोर्ट से अंदर जो है नॉर्मल सलाइन जाता है, पूरा क्लीन करता है, अंदर क्लॉट नहीं बनने देता है, और तीसरे पोर्ट से वो बाहर आता है। तो इसलिए इसमें क्या यूज किया जाता है, ट्राई-वे कैथेटर यूज किया जाता है। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक हम लोगों ने आज बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया को पढ़ा। हम लोगों ने उसके बहुत सारे कंडीशंस पढ़ी, हम लोगों ने उसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ी, इंसिडेंट पढ़ा, कॉज, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, ये सब हम लोगों ने आज पढ़ा।
ठीक है। होप आपको पूरी जो वीडियो है समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।